Good morning, students. This is class 10th, Social Science, the part of Geography. And today's chapter is chapter number 1, Resources and Development. This is revision video of this chapter. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन से। You know, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically flexible, and culturally acceptable, can be termed as a resource. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि हमारे वातावरण में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, उसे हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं। और यह रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल यानी कि ये तकनीकी एक्सेसिबल होनी चाहिए, और इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि समाज के अंदर उसे एक्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स वो होता है कि हमारी जो आवश्यकताओं को पूरा कर दे, उसको हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज को समझने के लिए हम इसे कई भागों में वर्गीकरण कर देते हैं, यानी कि इसे बांट देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी कि ओरिजिन के आधार पर इसे भाग बांटा गया है। पहला कौन सा है? बायोटिक और अबायोटिक। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी व्यक्तिगत देखा जाएगा तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने रिसोर्सेज को कई भागों में बांटा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि बायोटिक और अबायोटिक को समझेंगे। इसके साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी यानी कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझेंगे। Now, basis of origin. First, biotic resources. These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने कैसे रिसोर्सेज को कई भागों में बांटा, उनमें से एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन को हमने दो भागों में बांटा, बायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज। हम इसे सिंपल तरीके से समझे तो बायोटिक रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्स है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिश, लाइव स्टॉक होते हैं, उसे हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which contain life, all the living things are biotic resources. For example में अगर देखें, plants, animals, insects and human beings। मतलब बायोटिक रिसोर्सेज एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें लाइफ देखी जा सकती है, और इसके अंदर हम देख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स को देख सकते हैं। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals। स्टूडेंट्स, आप बायोटिक के इसे अपोजिट कह सकते हैं, यानी कि अबायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं जिसमें कोई जीवित प्रक्रिया नहीं होती है, उसे हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉक्स एंड मेटल्स। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज और नॉन लिविंग थिंग एज दे डू नॉट कंटेन लाइफ, यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिसके अंदर जीवित की प्रक्रिया नहीं देखी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, रॉक्स, मिनरल्स एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। On the basis of exhaustibility,
स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमने दो भागों में बांटा। पहला बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम लोग एक्सहॉस्टिबिलिटी को भी दो भागों में बांटेंगे, पहला रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ओके, हम लोग पहले समझते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, and mechanical process are known as a renewable resources. For example, solar and wind energy, water, forests, and wildlife, etc. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझ रहे हैं, एक ऐसी रिसोर्सेज जिसका यूज़ करके हम दोबारा से उसका यूज़ कर सकते हैं, जो लगभग ख़त्म ना हो सके, उससे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, यानी कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा रिसोर्सेज जिसका हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, उससे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके एग्जांपल में सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर एंड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर रखते हैं। Non-renewable resources. The resources once consumed cannot be replaced or known as non-renewable resources. These resources take millions of years in their formation. For example, oil, coal, etc. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझ रहे हैं, एक ऐसा रिसोर्स जिसको एक बार यूज़ करने के बाद उसे हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और इनके बनने में कई करोड़ साल लगते हैं। फॉर एग्जांपल में देखें, आप ऑयल को देख सकते हैं, कोयल को देख सकते हैं, ये इनके बनने में बहुत समय लगता है। तो अगर हम इनका एक बार यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखा था कि अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जब यूज़ करते हैं तो उसे कई बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, हम इन्हें एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा इनको यूज़ नहीं कर सकते।